नमस्कार बच्चों, इन ऑनलाइन शिक्षण में फिर से मैं दुधरेजिया हेतल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 सब में संज्ञा आती है। तो फिर आज का हमारा विषय हिंदी और विषयांक हमारा है संज्ञा। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा किसको कहते हैं? ये संज्ञा क्या होती है? संज्ञा है वो आपको 6वीं कक्षा में भी आती है, 7वीं में भी आती है, 8वीं में भी आती है, 9वीं में भी आती है और 10वीं कक्षा में भी ये संज्ञा आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो संज्ञा को क्या कहते हैं? संज्ञा यानी कि क्या होता है? तो संज्ञा यानी कि नाम, संज्ञा यानी कि नाम, संज्ञा यानी कि नाम, जिसको हम नाउन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो अब संज्ञा किसको कहते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाम, कोई भी नाम हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी स्थान दिया गया हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा हमने देख ली, एक बार फिर से कह देती हूँ बच्चों कि एक बार अपनी नोटबुक में ये संज्ञा और संज्ञा के भेद जो दिए गए हैं उनको आपको अपनी बुक में लिखना है, ताकि परीक्षा में जब पूछा जाए, जब टेस्ट में पूछा जाए तो आपको संज्ञा मालूम हो। तो फिर संज्ञा है, उसकी परिभाषा ये है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद क्या है? संज्ञा के भेद या तो उसके प्रकार, दोनों एक ही है, भेद या तो प्रकार। तो संज्ञा के भेद मुख्य 5 दिए जाते हैं कक्षा 6 में, 7, 8, 9 और 10 में। लेकिन कक्षा 9 और 10 इन दोनों में एक संज्ञा और भी दी जाती है जो 6, 7 और 8वीं कक्षा में नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ये अलग से जो संज्ञा है वो सिर्फ कक्षा 9 और 10 में दी गई है, वो है हमारी कर्तृवाचक संज्ञा। ये एक ही संज्ञा ऐसी है जो 9 और 10वीं क्लास में पूछा जाती है। बाकी ये 5 मुख्य भेद है संज्ञा के, वो 6, 7, 8, 9, 10 सब में पूछा जाते हैं। या तो आप आगे भी कहीं भी हिंदी अगर आपको रखना है या तो हिंदी आप पढ़ेंगे तो संज्ञा तो आपको जरूर काम आएगी। तो फिर मुख्य 5 भेद कौन कौन से हैं? 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा यानी कि नाम। संज्ञा के भेद में पहला भेद हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये इन 4 संज्ञा इधर दी गई है, तो ये 5 मुख्य प्रकार है, 5 मुख्य भेद है। तो फिर ये संज्ञा जो चारों दी गई है वो क्या है? तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि संज्ञा 5 उसके मुख्य भेद है, प्रकार है। ठीक है, फिर ये समूहवाचक संज्ञा जो है उनमें
कभी कभी 6, 7, 8, 9 और 10 में कभी कभी सिर्फ समूहवाचक संज्ञा की बदले समुदायवाचक संज्ञा भी पूछा जाती है परीक्षा में। तो ये समूहवाचक संज्ञा और ये समुदायवाचक संज्ञा दोनों एक ही है, उसकी जो परिभाषा है, व्याख्या है, वो भी एक ही है। ठीक है, तो फिर ये समुदायवाचक और संज्ञा समूहवाचक संज्ञा दोनों एक ही हुई। हाँ, इसको परिभाषा और इसका उदाहरण देते समय मैं इन दोनों का परिचय आपको करवा दूंगी कि समूहवाचक संज्ञा क्या है और ये समुदायवाचक संज्ञा क्या है। अब आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है उनमें कभी कभी पदार्थवाचक संज्ञा भी साथ में लिखी आपको पाई जाती है, या तो कभी कभी सिर्फ द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो फिर ये पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा और ये पदार्थवाचक संज्ञा दोनों एक ही है, ऐसे समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा की तरह। ठीक है, अब ये समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा दोनों एक ही है। उसके जैसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ अगर हम अलग नहीं पढ़ेंगे, फिर भी ये द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ हम बता देंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि अलग अलग मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले। कभी कभी ऐसा भी आता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का कहीं उल्लेख ना भी हो। ठीक है, तो फिर सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि नीचे गए वाक्यों में से पदार्थवाचक संज्ञा को ढूंढिए, अथवा तो रेखांकित पदार्थवाचक शब्दों को ढूंढिए, संज्ञा को ढूंढिए। तो फिर ये पदार्थवाचक अगर मैंने आपको नहीं बताया तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा और ये पदार्थवाचक संज्ञा दोनों भी एक है, समुदायवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा दोनों भी एक है। अब बारी आती है कक्षा 9 और 10 में कर्तृवाचक संज्ञा। ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा पूछी जाती है और कर्तृवाचक संज्ञा कक्षा 9वीं और 10वीं कक्षा में पूछा जाती है। तो ये कर्तृवाचक संज्ञा है वो क्या है, तो आगे हम देखेंगे कि कर्तृवाचक संज्ञा क्या है, कर्तृवाचक संज्ञा के भेद क्या है, कर्तृवाचक संज्ञा कैसे बनती है। और एक दूसरी जो है संज्ञा हमारी वो क्रमवाचक संज्ञा। ये कभी कभी ही आती है। अगर कक्षा 9, 10 या कक्षा 6 से 10 में कभी भी आपको नवनीत में ये पाई जाए कि क्रमवाचक संज्ञा अगर मैंने ये नहीं लिखी होती तो फिर आप कहते कि क्रमवाचक संज्ञा तो हमने कहीं पढ़ी ही नहीं, ये क्रमवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो फिर क्रमवाचक संज्ञा भी कर्तृवाचक संज्ञा के साथ साथ मैं आपको उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, वो कैसे बनती है वो भी दिखा दूंगी। लेकिन हमको याद रखना है इधर कि मुख्य संज्ञा के 5 प्रकार या तो 5 भेद दिए गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। इसको भी हम बोल सकते हैं कि चौथा समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा चौथी। ठीक है, अब इन 5 भेदों में हमको पहला देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानी जाती है। तो सबसे पहले उसका आपको परिभाषा देखनी पड़ेगी। परिभाषा देखने के बाद उदाहरण में आप ढूंढ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी एक नाम हो विशेष, कोई भी एक व्यक्ति हो, कोई भी एक प्राणी हो, कोई भी एक वस्तु हो या कोई भी एक
स्थान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, एक की जगह अगर दो नाम भी आए, जैसे मैं कहती हूँ कि राम और श्याम दोनों भाई है, ठीक है, तो राम और श्याम दोनों क्या आएंगे, तो दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा आएंगे क्योंकि दोनों के नाम बताए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ इतना आए कि पूरे गांव में सबसे अधिक कौन होशियार है, तो गांव शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गांव दिया गया है, पूरे गांव में बताया गया है, तो गांव शब्द जो है उसका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये गांव शब्द क्या होगा, तो ये गांव शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि पूरे गांव में गांव बताया गया है, गांव का नाम नहीं दिया गया है। अगर गांव का नाम दिया गया होता कि खंभालिया में सबसे अधिक होशियार कौन है, तो फिर खंभालिया है वो गांव का नाम आ गया, शहर का नाम आ गया, तो खंभालिया फिर क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ पूरे गांव में कौन होशियार है, तो फिर गांव है वो जातिवाचक संज्ञा है। किसी भी एक वस्तु स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में लिए हैं श्री कृष्ण, रामायण, राम, श्याम, दिल्ली, गंगा आदि, ठीक है। अब इसके उदाहरण हम देखें, ये तो सिर्फ मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखे हैं शब्द कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसे नाम आते हैं, राम, श्याम, लाल किला, दिल्ली, राजधानी, ऐसे शब्द सिर्फ नाम है। अब पूरा वाक्य जो आपको जो परीक्षा में भी पूछा जाते हैं और पूरा वाक्य कहीं भी होता है, तो फिर भी आप कह सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो श्री कृष्ण, रामायण, राम, दिल्ली, श्याम, राम, ये सब क्या है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो फिर पहला उदाहरण हम देखेंगे, शब्द हम लेते हैं राम, तो हमको लिखना है कि राम दशरथ के पुत्र है, ठीक है। हमने शब्द लिया है इधर कि राम जो है वो दशरथ के पुत्र है, तो राम, ठीक है। तो फिर हमने लिए कि राम दशरथ के पुत्र है, तो इधर आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अभी इसमें कहाँ आई, तो फिर कहाँ आई, तो के राम में। राम के नीचे हम रेखांकित कर देंगे कि राम दशरथ के पुत्र है, तो राम क्या है, सिर्फ वस्तु, व्यक्ति है, हाँ, उसका नाम दिया गया है, हाँ। पूरी जाति का अगर उसमें बोध हो तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, फिर वो राम जो है वो सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर पूरी जाति जो है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगी। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं गंगा। गंगा हमारी पवित्र नदी है, गंगा हमारी पवित्र नदी है। तो ये गंगा क्या है, तो नाम है, गंगा नदी का हमने नाम लिया है। या तो हम सरस्वती नदी का लेते हैं, या तो कोई भी यमुना नदी का, सरस्वती नदी का, सिंधु नदी का, साबरमती नदी का, कोई भी नदी का अगर नाम लिया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उनकी जगह हम सिर्फ नदी ले, ठीक है। अगर ये गंगा को हम इसमें राम की तरह हम रेखांकित कर लेंगे कि गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है, कोई व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई इसमें, ठीक है। अब सिर्फ गंगा हम मिटा देते हैं, हमारी पवित्र नदी है, सिर्फ इतना ही वाक्य हमको लेना है कि नदी हमारी पवित्र है, या तो हमारी नदी पवित्र है।
तो नदी शब्द जो है वो क्या है, किसी भी नदी का नाम इधर नहीं है, तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, किसी भी नदी का वस्तु का अगर नाम हो तो फिर उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या तो किसी भी वस्तु व्यक्ति का जिसमें नाम नहीं होता है, पूरी जाति का या ज्ञाति का होता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरा उदाहरण फिर एक लिख देती हूँ आपको कि दिल्ली हमारी राजधानी है। दिल्ली हमारी राजधानी है। तो ये दिल्ली क्या आ गया इसमें कि दिल्ली शब्द जो है वो किसी नाम है। ठीक है, नाम है इसलिए ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो दिल्ली हमारी राजधानी है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया किसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसको कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो फिर जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसमें, संपूर्ण जाति का, जिस संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध हो। अगर मनुष्य हो तो फिर भी मनुष्य का एक का कोई का नाम आएगा, राम और श्याम। जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा कि राम दशरथ के पुत्र है, तो राम उसमें क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सिर्फ ये आएगा कि मनुष्य जाति बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो मनुष्य शब्द जो है वो क्या आएगा, जिसमें किसी का भी नाम नहीं है, वो मनुष्य यानी कि उसमें पूरी जाति आ गई, ज्ञाति आ गई, तो मनुष्य है वो क्या हुआ, तो वो जातिवाचक संज्ञा हुई। जैसे एक बार फिर से बोल देती हूँ कि जिस संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैंने इधर लिए हैं मनुष्य, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, गाय, गांव आदि शब्द। ठीक है, तो फिर ये मनुष्य जो है, नदी जो है, तो नदी शब्द हमारा इधर भी आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन इधर क्या हुआ, इधर सिर्फ नदी है, इधर गंगा नदी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक है, इधर सिर्फ नदी है इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो अब जातिवाचक संज्ञा के कुछ इस तरह के मैं उदाहरण देती हूँ आपको कि जातिवाचक संज्ञा का बोध आप कैसे कर सकते हैं, या तो जातिवाचक संज्ञा को आप कैसे पहचान सकते हो। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ मनुष्य शब्द। तो मनुष्य शब्द लिया है, मनुष्य पूरे में लिया तो मनुष्य क्या है, मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ऐसा मैंने वाक्य लिया है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो इसमें मनुष्य है वो क्या है। ठीक है, तो इस पूरे वाक्य जो दिया गया है, इन पूरे वाक्य में आपको जाति कहाँ दिखाई देती है, तो जाति है मनुष्य। इसमें किसी का भी नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ठीक है, तो ये मनुष्य है वो क्या हमारा आएगा, तो के जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जातिवाचक संज्ञा मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, उसके बाद हम देखेंगे गांव शब्द लेती हूँ इधर। तो छोटे से गांव में
हमारा जन्म हुआ। छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ। तो ये गांव शब्द जो है वो क्या है, पूरे वाक्य में क्या है, गांव शब्द जो है वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। किसी भी गांव का नाम इधर दिया नहीं गया है। अगर ये छोटे से गांव शब्द आते हैं या फिर मैंने इधर छोटे से गांव का नाम लिया कि छोटे से राजपुरा गांव में या तो छोटे से राजपुरा में हमारा जन्म हुआ, तो ये राजपुरा गांव का नाम आ गया। तो हाँ, तो ये राजपुरा क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं आएगा। फिर इधर हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जिस संज्ञा में पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ, तो ये गांव है वो क्या है, तो कि वो जाति है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब तीसरा उदाहरण में लेती हूँ कि मनुष्य, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, गाय, गांव आदि शब्द है, या तो उनके पूरे ज्ञाति का, जब पूरे जाति का या ज्ञाति का वो बोध कराता है, तो इनमें से कुछ और शब्द भी कहीं से आपको आते हैं, तो फिर आप बताएंगे कि ये शब्द तो हमारा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही शब्द है वो आते हैं। जब जिसका नाम नहीं दिया गया होता है, सिर्फ पूरी जाति उसमें दी गई है, तब आप जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ जाएगा। अब तीसरा उदाहरण में लेती हूँ। गाय अच्छा दूध देती है। अब आप देखते हो कि गाय, तो गाय का नाम होता है कहीं भी, हाँ गाय के नाम होते हैं। कभी कभी आपने छोटे से गांव में या तो शहरों में या तो किसी के पास भी सुना होगा कि वो झूलती हुई गाय आपको नजर आती है, गिर की गाय आपको सुनने में कहीं आई होगी। अगर देखी नहीं है तो या तो छोटे से गांव में किसी आप सब में से किसी के घर में भी गाय होगी, तो उस गाय जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की होती है, इसलिए गाय शब्द है वो जाति में लिया गया है। अगर ये गाय अच्छा दूध देती है, उनकी जगह में लिखूं कि गिर की गाय अच्छा दूध लेती हो, तो गिर जो शब्द है वो हमने नाम में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसका नाम दिया गया है कि गिर की गाय ही अच्छा दूध देती है। इधर सिर्फ किसी की गाय का कोई भी नाम नहीं है, सिर्फ गाय लिया गया है, तो गाय अच्छा दूध देती है, तो गाय क्या होगा, तो के जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो फिर आगे हम बात करें कि भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं। हमने दो संज्ञा को देख लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब हमको देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के बाद भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जो हमारा तीसरा भेद, तीसरा प्रकार है संज्ञा का। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहा जाता है, तो जिन संज्ञा शब्दों में पदार्थों की गुण, अवस्था, धर्म, बोध, दशा आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थों की गुण, अवस्था, दशा, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये भाववाचक संज्ञा जैसे मैंने ली है, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, पढ़ाई, थकावट, ठीक है, भाव, जिन शब्दों में आपको भाव दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो कि भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। पहला उदाहरण मैं लेती हूँ।
दादाजी को उसका बचपन याद आ गया। पहला उदाहरण मैंने लिया है, शब्द आया हमारा थकावट। तो ये बचपन, तो ये क्या हुआ, थकावट वो क्या है, तो कि भाव उसमें दिखाई देता है, पढ़ाई में भाव है, थकावट में भाव है। ठीक है, तो फिर दादाजी को उसका बचपन याद आ गया। तो ये बचपन शब्द जो है वो भाव दिखलाता है कि किसी की भी बात को सुनकर दादाजी को भी अपना बचपन याद आ गया। अब दूसरा मैं लेती हूँ शब्द कि बहुत दिनों के बाद, बहुत जल्द ही उसको, मैं बुढ़ापा शब्द लेती हूँ, उसको बुढ़ापा आ गया। क्या शब्द आया, तो कि बहुत जल्द ही उसको बुढ़ापा आ गया। तो ये बुढ़ापा क्या है, तो बुढ़ापा में भाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बुढ़ापा शब्द क्या है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा, जातिवाचक संज्ञा में हमने देखा, और ये भाववाचक संज्ञा में है कि उसको बहुत जल्द ही बुढ़ापा आ गया। फिर तीसरा उदाहरण हम लेते हैं कि थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद उसको थकावट महसूस हुई, उसको थकावट महसूस हुई। तो फिर अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने जिन जिन शब्द के नीचे रेखांकित किया है वो शब्द हमारी संज्ञा बताता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में, और अब ये भाववाचक संज्ञा में भी मैंने दादाजी को उसका बचपन याद आ गया, तो बचपन उसका भाव दर्शाता है। बहुत जल्द ही उसको बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा उसका भाव दर्शाता है। तीसरा है थोड़ी देर के बाद उसको थकावट महसूस हुई, तो थकावट जो है वो उसमें उसका भाव दिखाई देता है। तो फिर ये तीन संज्ञा की परिभाषा, तीन संज्ञा शब्दों में क्या क्या शब्द आते हैं, और ये तीन संज्ञा के उदाहरण हमने देख लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो फिर अब आपको ध्यान रखना है बच्चों कि एक बार ये हमारे संज्ञा का पार्ट 1 जो है वो आपको ये पूरी संज्ञा का भेद जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा आपको अपनी नोटबुक में ये पूरा जो बोर्ड वर्क है वो लिख लेना है। साथ में ये कोष्टक आपको अभी हम देखेंगे आगे का, अगले वीडियो में हम देखेंगे ये तीन व्याख्या, या तो परिभाषा, या तो इन तीन संज्ञा को हमने देख लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा की। तो तब तक आपको अपनी नोटबुक में ये पूरा लिख लेना है कि कौन कौन सी व्याख्या अब हमारी बाकी है, या तो संज्ञा किसको कहते हैं, साथ में कर्तृवाचक संज्ञा और क्रमवाचक संज्ञा भी। ठीक है बच्चों।